हाय स्टूडेंट्स, तो अपनी स्टैटिस्टिक्स की ये सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, और फिर हम वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन। ये क्या है? इन अ सीरीज़ where the degree of variability is very high, the median is not representative the central tendency। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगा, मतलब कि अगर जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइडेड हैं, तो ये जो मीडियन होगा वो सेंट्रल वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा अच्छे से। क्योंकि अगर मान लो कि कुछ ऐसे वेरिएशंस है लाइक 1 मैंने ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 5, 15, 30, इस टाइप से। तो अब देखो, आप यहाँ पे अगर मैं मीडियन इसका निकालूँ तो मीडियन मेरा कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 टर्म्स हैं, यानी कि ये 2 टर्म्स आएंगे, तो इन दोनों का मीन अगर मैं निकालूँ तो 4 आएगा। 4 हमारा सेंट्रल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देख करके भी किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि 4 हमारा सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उससे कितना ज़्यादा डिफरेंस पे है, ये कितना ज़्यादा डिफरेंस पे है। तो ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी तो मीडियन जो होगा वो हमारा सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। फिर दस द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैलकुलेटेड फॉर सच सीरीज कैन नॉट बी फुल्ली रिलाइड। तो ये यूज़फुल हमारे लिए नहीं होगा मीन डेविएशन निकालना अबाउट द मीन, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। फिर नेक्स्ट, द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन माइनस साइन इग्नोर्ड इज मोर देन द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। और अगर हम मीन के अराउंड निकालते हैं तो हमेशा मीडियन से बहुत ज़्यादा आता है। देयरफॉर द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज़ नॉट वेरी साइंटिफिक। Thus, in the many cases, mean deviation may give unsatisfactory result. Also, mean deviation is calculated on the basis of absolute values of the deviations and therefore cannot be subjected to the further algebraic treatment. क्योंकि यहाँ पे जो mean deviations निकाल रहे हैं वो हम सिर्फ absolute values पे ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे पर्टिकुलर ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं मीन की, मतलब कि जैसे जिस तरह से हम मीडियन में करते थे। 1 मिनट देखो, जैसे कि जब हम मीडियन के अराउंड में निकालते थे मीन डेविएशन, देखो तो यहाँ तो हमने फॉल्ट पढ़ा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, यहाँ भी हम काम वही कर रहे हैं, मॉड लेकर के एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा, अगर डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो डेटा में, तो ये सेंट्रल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया, इसका ये भी ड्रॉबैक है, मॉड वाला एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, और सेम मीन में भी ये प्रॉब्लम है। नाउ this implies that we must have some other measure of dispersion, standard deviation such a measure of the dispersion। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज़ करते हैं, जो कि हम अब यहाँ पे सीखेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम आगे पढ़ते हैं वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। रिकॉल दैट वाइल कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन, द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द डेविएशंस वी आर टेकन। द एब्सोल्यूट वैल्यू हमने डिफरेंस लिया था, ऐसे लिया था, मॉड एक्स आई माइनस ए इस टाइप से निकाला था। द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वी आर टेकन टू गिव द मीनिंग टू द मीन डेविएशन, अदरवाइज ऑफ द डेविएशंस में कैंसिल अमॉन्ग देमसेल्फ। अगर हम नेगेटिव साइन, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते तो वो तो कट करके ज़ीरो आ जाता, जो हमने प्रूव भी करके बताया था मैंने इससे पहले वाले स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में, द फर्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेते हैं। तो अनदर वे टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी विच अरोज ड्यू टू द साइन ऑफ द डेविएशन इज़ टू टेक द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशंस। ऑब्वियसली ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस आर, तो देखो अब इसका उपाय क्या किया गया है, आर नॉन नेगेटिव। इसका उपाय क्या किया गया, बोला गया इंस्टीड कि हम मॉड लें हमें मतलब बेसिकली चाहिए क्या था, क्योंकि जब हम एक्स आई माइनस ए करते थे और जब नेक्स्ट मतलब जब हम इसका मीन निकालते थे सारे का, अगर ऐड करके देन डिवाइड करते थे एन से, तो ये हमारा ज़ीरो आ जाता था। लेकिन वही बोला जा रहा है कि हम अगर मॉड ना लेकर के हम एक काम और भी तो कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं हर एक डेटा का और बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये भी एक अच्छा उपाय था। तो देखो इसके लिए क्या किया गया कि पहले हमने क्या किया कि सारा जो हमारा डेटा गिवन है हमारे पास x1 x2 से लेकर के xn तक, अगर n ऑब्जर्वेशंस है और x बार अगर हमारा मीन है तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा x बार मीन है तो देन देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम पहले निकालते थे x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, ऐसे करके हमने निकाल लिया वैल्यूज़। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक
क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, ये हर एक वैल्यू दिख कैसा रहा है, एक्स माइनस एक्स बार टाइप, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ बदलते जा रहे हैं 1 2 ऐसे लेकर के, तो यहाँ पे हम एक्स आई लिख सकते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और इसका स्क्वायर है तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया। अब बोला जा रहा है इफ़ दिस सम इज़ जीरो देन ईच एक्स आई माइनस एक्स बार हैज़ टू जीरो। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर टर्म है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर ये जीरो हो रहा है सबका सम, मतलब सोचो इसका कंट्रीब्यूशन सबका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिला करके जीरो है, तो ऑब्वियस बात है कि हर एक टर्म इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये इंडिविजुअली जीरो नहीं होगा तो कभी भी जैसे ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे कि ये मान लो 5 है, ये 4 है और ये -9 हो जाएगा, तभी तो जीरो हो सकता है। अगर मान के चलिए ये अगर पॉजिटिव दो टर्म होगा तो उसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा जीरो करने के लिए, बट यहाँ पे कभी नेगेटिव होंगे नहीं क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स हैं, तो इसका मतलब सबको जीरो होना पड़ेगा, और जैसे ही सब जीरो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो डिस्पर्शन एट ऑल एज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू द मीन एक्स बार। क्योंकि जैसे ही आप सोचो कि एक्स आई माइनस एक्स बार जो है का स्क्वायर अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स बार इक्वल्स टू एक्स आई हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी वैल्यूज़ है वो सब सेम है, मतलब मीन के बराबर ही है, मतलब सारे वैल्यूज़ इक्वल है, तो मतलब कि मीन से कोई भी डिस्पर्सन ही नहीं है, वेरिएबिलिटी ही नहीं है, मतलब चेंज सारे वैल्यू मीन के ही, मतलब जो मीन है वही सारे वैल्यूज़ हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होगा अगर हमारा इसका वैल्यू ज़ीरो आता है तो। नाउ अगर ये वैल्यू स्मॉल है दिस इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्वेशंस इतना आर क्लोज टू द मीन एक्स बार एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्सन। और वैसा बात है कि अगर इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं और बहुत कम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मान लो 1 1 1 2, और मान लो और एक में ले लेते हैं और एक 1 फॉर एग्जांपल, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, सम करने पे 6 आएगा। अगर आप इसका मीन निकाल करके देखो तो 6/5 करोगे तो आएगा 1.2। जब आप इसका यहाँ पे 1.2 का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही छोटा वैल्यू हमारा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ मैंने लिया था 1 1 1 2 1, तो देखो इसका जो भी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट मान लो कि 3 आ गया फॉर एग्जांपल, या इससे भी कम। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे आएंगे तो ये देख करके साफ हमें पता चल रहा है कि अगर इसका वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो डिफरेंसेस है मीन से इसका इन वैल्यूज़ का वो बहुत ही कम है। मतलब ये जितना ज़्यादा छोटा आएगा हमारा इसका वैल्यू, ये उतना शो करेगा कि हमारा मीन से कितना डिफरेंसेस है, मतलब डिस्पर्शन कितना ज़्यादा है, डिग्री ऑफ डिस्पर्शन जिसे हम बोलते हैं। मतलब ये एक मेज़रमेंट वैल्यू होगा जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि अगर किसी का 0.5 है, अगर मान लो ये अगर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसे हम और भी अच्छे से अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, इसे हम एक पर्टिकुलर डेटा बनाएंगे, मतलब पर्टिकुलर इसका भी हम मीन वगैरह निकाल करके चेक करेंगे, देखते हैं आगे। तो अगर स्मॉल हो इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्वेशन x1 x2 से लेकर के xn आर क्लोज टू द मीन x बार एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्सन। ऑब्वियस सा बात है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्शन कम होगा अगर इसका सम का वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हो। तो ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द सम इज़ लार्ज देन देयर इज़ अ हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस सा बात है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्शन बहुत हाई होगा। तो अब देखते हैं आगे। तो फ्रॉम द मीन एक्स बार ये बहुत हाई होगा डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। कैन वी से दैट द सम इतना इज अ रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन और स्कैटर। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है कि ये रीजनेबल इंडिकेटर है ये शो करने के लिए कितना डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है, कितना वो जो हर एक एलिमेंट्स है वो कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो ये देखते हैं। तो लेट अस टेक द सेट ए ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशंस। 6 ऑब्जर्वेशन हमने लिया 5 15 25 35 45 एंड 55। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़, अब सबको ऐड करके बाय 6 कर सकते हो तो आपका आ जाएगा मीन। तो मीन आ गया 30। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम एक्स बार फॉर दिस सेट इज़। तो हम क्या करेंगे 30 का 5 से डिफरेंस लिया 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625, फिर वैसे ही 15 - 30 स्क्वायर कर देंगे इतना, तो ये सारा वैल्यूज़ आ गया हमारा। तो अब ये जो हमारा वैल्यूज़ आया यानी कि 1750, तो इसे अब हम देखते हैं और दूसरा अब हम डेटा लेते हैं। दूसरा डेटा हमारा क्या है, लेट अस नाउ टेक द अनदर सेट बी ऑफ 31 ऑब्जर्वेशंस। 31 ऑब्जर्वेशंस हमने लिया इतना सारा। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज अगेन दिस। नोट दैट द बोथ द सेट ए एंड बी ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव द मीन ऑफ 30। मीन सेम है। नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेट बी। अब इसमें भी सेम कैलकुलेट करेंगे कि इसके वैल्यू से 30 माइनस करेंगे, -15 का स्क्वायर करेंगे 225, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबका स्क्वायर किया, ये लिखा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 15 से लेकर के 1 तक ये स्क्वायर है तो ये रहेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर,
और यहाँ से अगेन और एक बार है, तो इसका मतलब हमने 2 टाइम लिख दिया ऐसे। और अब हम जानते हैं कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे से करते करते n स्क्वायर तक का सम अगर हमें लेना हो तो इसका हमारा वैल्यू होता है n+1 2n+1/6। तो यहाँ पे n क्या है, जो लास्ट वैल्यू है ये, तो लास्ट में कहाँ तक लेना है 15 तक। तो हम 15 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 15 × 15 + 1 16 × 15 × 2 30 + 1 31 / 2। तो यही चीज़ लिखा गया है, इसे सॉल्व करके वैल्यू लाया गया तो आया हमारा 2480। तो देखो, बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इतना इज दिस, वो फॉर्मूला बताया गया है। अब देखो इससे क्या कंक्लूजन हमारा निकल रहा है कि इफ़ इतना इज सिंपली आवर मेजर ऑफ डिस्पर्शन और स्कैटर्ड अबाउट मीन, वी विल टेंड टू से दैट द सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन has a lesser dispersion about the mean than the set B of the 31 observations. Even though the observations in the set A are more scattered from the mean, the ranging of the deviations being from the -25 to 25, than in the set B where the range of the dispersion from -15 to 15. This is also clear in the following diagram. तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारा कम डेटा था 6, लेकिन वो सिर्फ 6 डेटा हमारा कितना ज़्यादा डेविएटेड था। देखो अब यहाँ 5 से लेकर के 55 तक, मतलब इतना ज़्यादा का गैप ये मीन के अराउंड। और यहाँ पे जब हमने देखा तो देखो ये जो हमारा डेटा है नेक्स्ट बी वाले का, वो देखो सिर्फ इतना ही दूर स्कैटर्ड है, सिर्फ ये वैल्यूज़ है इतने। तो ये देख के लग रहा है कि कम स्कैटर्ड है। अगर हम स्कैटर्ड का जो मीनिंग समझ रहे कितना ज़्यादा मीन से, जो मीन है उससे कितने ज़्यादा दूर दूर है एलिमेंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मीन है उससे बहुत दूर दूर है। बट इसका तो हमारा ये वैल्यू कम आ रहा है, जो हमने वैल्यू निकाला xi - x बार का होल स्क्वायर, और इसका सम निकाला हमने i = 1 से n तक, तो ये वैल्यू तो हमारा कम आ रहा है और ये वैल्यू हमारा ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जितना ज़्यादा डेटा बढ़ाएंगे उतना ये वैल्यू ऐड होते 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 वैल्यू को बहुत बढ़ा देगा, ओवरऑल वैल्यू को। इसका मतलब ये हमारा एक सही तरीका नहीं है मेज़रमेंट का, सिर्फ ये निकालना। क्योंकि इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमने डेटा कम लिया, हमने सिर्फ 6 डेटा लिया, तो इसका सम जो आया बहुत कम आया। लेकिन जब जैसे हमने डेटा को बढ़ा दिया तो हमारा इसका वैल्यू सम होते होते भी बढ़ गया। भले ये कम स्कैटर्ड थे बट जो वैल्यू है हमारा आया ओवरऑल वो बहुत हाई आ गया। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमें कुछ मीन टाइप का चाहिए, ताकि हमें पता चल सके। मीन से हमें क्या पता चल जाएगा अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो, कि ये सिर्फ 6 में कितना डेविएटेड था, और ये जितने हमारे हैं 15 या 30 जो भी, तो इसमें कितना वेरिएटेड है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो thus we can say that the sum of the squares of the deviation from the mean is not the proper measurement of the dispersion. हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर मेजरमेंट तो नहीं है स्क्वायर ऑफ डेविएशंस करना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये जो हम निकालते हैं ऐसे xi - a, इसे हम बोलते हैं डेविएशन अबाउट द मीन, और इसका स्क्वायर करके सम जो कर रहे हैं हम, इसका स्क्वायर करके सम, तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है हमारा डिस्पर्शन, डिग्री ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का या मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का। तो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी टेक द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। तो हमने मीन ले लिया, इसका मीन के लिए हम क्या करेंगे, सम करके हमने बाय 1/n कर दिया। इन दिस केस ऑफ द सेट ए वी हैव मीन, जब हम इसका निकालेंगे जो हमारा वैल्यू आया था बाय 6, तो आएगा 291.67। एंड इन दिस केस ऑफ द बी, जो बी में हमारा 31 एलिमेंट्स है, तो उसमें जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आया सिर्फ 80। तो ये हमें बहुत सूटेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखो ये जो अब हमारा वैल्यू आया ए का ज़्यादा और बी का कम, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ए जो है वो ज़्यादा स्कैटर्ड है एज़ कम्पेयर टू बी। मतलब ये सिर्फ नंबर ऑफ़ डेटा उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जितना ज़्यादा डेटा, भले वो बहुत ही कम स्कैटर्ड हो, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है जैसे इसके केस में हुआ था। तो ये हमारा ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम अब मीन निकालेंगे। मतलब हम करेंगे क्या, जस्ट हम जितना भी डेविएशन है उसका स्क्वायर का मीन निकालेंगे। मतलब अराउंड, मतलब कि जो भी हमारा डेविएशन है अराउंड द मीन उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं। तो द इंडिकेटर्स द स्कैटर्ड और डिस्पर्शन इज मोर इन द सेट ए देन द स्कैटर्ड और द डिस्पर्शन इन द सेट बी, विच कन्फर्म्स विद द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू सेट्स। जो हमने देखा भी था ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से, हमने वैल्यू लिख करके 30 और ये जो ऐसे बनाया था हमने ऊपर ये वाला फिगर, ये है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये वाला ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब 10 वी कैन टेक 1/n, यही वाला वैल्यू हम निकालेंगे एज अ क्वांटिटी विच लीड्स टू अ प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दिस नंबर दैट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन
मीन निकालना है हमें, किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो देखो ये स्क्वायर है और डेविएशन है हर एक डेटा का, कहाँ से, मीन से। डेविएशन मतलब डिफरेंस हमें निकालना है सिंपली, एक्स आई माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर करके हमें इसका मीन निकाल लिया। और फ्रॉम द मीन इज़ कॉल्ड द वेरिएंस, और इसको हम लोग वेरिएंस बोलेंगे, ठीक है, वेरिएंस। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो हम इसे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। हम इसे स्क्वायर से क्यों डिनोट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लेकर के निकाला है। तो लास्टली जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो कि हम रूट करके निकालेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम जब जैसे मीन में भी काम करते थे, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते थे, और हर एक वैल्यू में अगर हम एच से अगर डी माइनस कर, अगर एक कुछ वैल्यू घटा देते थे, मान लो कैपिटल है, और एच से डिवाइड कर देते थे, तो लास्टली जो मीन आता था उसमें भी हम क्या करते थे, एच से मल्टीप्लाई करते थे, और ए हमने माइनस किया था तो ए ऐड करते थे वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमने फार्मूला में देखा है एक्चुअली। तो वैसे यहाँ पे जब हम हर एक डेटा पे क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं, हर एक जो हमारा एक्स आई का वैल्यू, जो एक्स आई है हमारा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्टली रूट लेंगे, तो इसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे। ये वेरिएंस का फार्मूला हुआ। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। देयरफॉर द वेरिएंस ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन इतना इज, तो हम निकाल के देखते हैं कितना होगा, is this is the formula for the variance and this is the representation of the variance. so ये आपको बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और कैसे निकलेगा। तो इन द कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस वी फाइंड दैट द यूनिट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स आई एंड द यूनिट ऑफ देयर मीन एक्स बार आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेरिएंस। तो हमने क्या देखा, जो ऑब्जर्वेशन एक्स आई होते हैं और जो मीन का यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है वेरिएंस है। सिंस वेरिएंस इन्वॉल्व द सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो वेरिएंस क्या इन्वॉल्व कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर। और जो हमने उधर देखा था मीन डेविएशंस वगैरह, या फिर जो हमने वेरिएंस देखा, वेरिएंस में हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, इन द कैलकुलेटिंग ऑफ द वेरिएंस वी फाइंड दैट द यूनिट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स आई एंड द यूनिट ऑफ देयर मीन एक्स बार आर डिफरेंट फ्रॉम द variance since variance involves the sum of the squares of this। हाँ देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग अगर यूनिट ऑफ कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लेते हैं एक्स आई एंड दैट ऑफ द यूनिट ऑफ देयर मीन एक्स बार, वो वेरिएंस से डिफरेंट हो गई, क्योंकि वेरिएंस हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं वैल्यू को। अगर आप इसे अगर ज्योमेट्रिकली समझो तो सोचो कि एक्चुअल में अगर ये इस तरह से हम अगर स्क्वायर करके कोई वैल्यू निकालते तो वो हमारा एरिया देता है। लेकिन वही अगर हम सिर्फ डेटा की यूनिट पे देखें और या फिर मीन का यूनिट, तो वो कुछ मीटर ऐसा कुछ आएगा, मीटर सेंटीमीटर टाइप, मतलब कि वो पैरामीटर का काम करेगा या लेंथ का काम करेगा, बट ये एरिया का काम कर रहा है एक तरह से, आप समझ सको तो, इसे आप समझ सकते हो जनरल भाषा में। तो फॉर दिस रीज़न the proper measure of dispersion about the mean of the set of observation is expressed as positive square root of the variance and it is called the standard deviation। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब तो हमारे यूनिट डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एरिया एक तरह से निकल रहा है क्योंकि स्क्वायर का सम हो रहा है, और वो तो हमारा जो मीन वगैरह निकलता था वो सिर्फ एक वैल्यू होता था। इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया का अगर हमें मान लो कि उससे फिर अगर हमें लेंथ में कन्वर्ट करना होता था तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो स्क्वायर है एक, उसका एरिया है ए स्क्वायर, तो उसका आप जब रूट लगाओगे तो वो ए आ जाएगा, यानी लेंथ आ जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे, तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सिग्मा, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला वैल्यू। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो लेट अस लाइक द फॉलोइंग एग्जांपल। तो अब हम इसे फॉलोइंग एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, तो इसे हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस एंड हैंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा। तो अब हमारा जो डेटा होगा वो अनग्रुप्ड होगा। अनग्रुप मतलब ग्रुपिंग हमने नहीं किया, जो हमारा डेटा में जैसे मिला हमने वैसे ही लिख दिया, जस्ट एज इट इज़। तो द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अब हमें इसका निकालना है वेरिएंस। तो देखो एकदम सिंपल है, from the given data we can form the following table. The mean calculated by the step deviation method taking 14 as assumed mean, the number of observation is n equals to 10। तो देखो इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमें 1/n का जरूरत पड़ेगा, तो n तो हम इसे काउंट कर लेंगे कितना है, तो n हमारा निकल गया। अब हमें इसका जरूरत पड़ेगा, एक्स आई हमारी ये सारा वैल्यूज़ है,
तो अब हमें एक्स बार का जरूरत पड़ेगा, देन हमें उसका स्क्वायर करना होगा। तो ये हम निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने एक्स आई के वैल्यूज़ को देख लिया कि क्या है, तो ये हमारा एक्स आई का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें मीन निकालना है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड मैं फिर आपको बता देता हूँ क्या होता था कि हम कोई भी यहाँ से कोई मीन बीच का एक वैल्यू देखते थे। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम इन दोनों में से कोई एक लेंगे ताकि जो डिफरेंस है वो सब में कम है। हम क्या बोलते हैं, अगर सेंट्रल वैल्यू जो हम यहाँ पे ये 14 ले रहे हैं, इसकी जगह पे हम 10 भी ले सकते थे, बट 10 यहाँ तो कम देगा यहाँ तक, बट यहाँ पे अब जाओगे तो 14 डिफरेंस बहुत बड़ा आने लग जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है। 14 यानी कि 14/2 करोगे तो 7, देखो अब 7 कहीं नहीं आया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को ले रहे हैं। तो हम 14 अगर लेंगे तो 6 में से 14 जाएगा तो -8/2 यानी कि -4। ये हमने 2 कौन सा वैल्यू लिया, इन दोनों के बीच का जो इनके बीच का जो गैप्स है। तो ये गैप हमने क्यों लिया, क्योंकि जो डिफरेंसेस आएगा वो ऑलवेज इवन में आएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू जो है वो दो के गैप में है। तो हमेशा जो इवन वैल्यू आएगा तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ईजी होगा। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें इसका ज़रूरत पड़ता है एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो हम एक्स बार निकाल लेंगे इससे आराम से बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं फिर आपको बताया तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता था। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें सिर्फ करना होता था कि ये हमारा एक्स आई है और ये है हमारा वैल्यू। और यहाँ पे आप देखो, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डेटा है, आपने जब भी निकाला होगा तो वो ग्रुप डेटा का निकाला होगा जिसमें आपका एफ आई गिवन होता था। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एफ आई जो है आपका वो 1 है, क्योंकि 6 एक बार है, 8 1 बार है, 10 1 बार है, 12 1 बार है। तो आप यहाँ पर अगर चाहो तो इसे ऐसे सोच सकते हो कि एफ जो है सबका 1 1 1 है। लेकिन आप डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हो, या फिर देखो अनग्रुप डेटा का मीन डायरेक्ट जो निकालते थे सबको सम करके डिवाइडेड बाय जो भी उसका वैल्यू जितने बार ये आया है। या फिर अगर आप इस मेथड से निकाल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सबका जब आपने सम किया तो ये वैल्यू आया दिस। ये एक्चुअली ये जो हमारा वैल्यू है, देखो इसे मैं थोड़ा आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमें क्या करना होता था वैल्यू निकालने के लिए मीन का, हमें निकालना होता था एफ आई और मान लो ये डी आई, ये जो होता था एफ आई डी आई। लेकिन एफ आई का वैल्यू मैंने बताया सब एक बार है, तो ये एक्चुअली एफ आई अगर 1 हो गया तो हमारा समेशन ऑफ डी आई जो है यही ऊपर में रहेगा, तो ये 5 है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय जितने बार ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाय 10 करते हैं। फिर इनटू हमने जो h डिवाइड में किया तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि रिटर्न हम बैक करते हैं इसे, 2 से हमने सबको वैल्यू को ये किया था, डिवाइड किया था, तो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस हमने 14 सब्ट्रैक्ट किया था तो 14 ऐड कर दिया, तो यहाँ से काटेंगे तो 5, ये 5 से 5 कट गया तो 1, तो 14 और 1 आ गया हमारा 15। तो हमारा जो मीन आएगा वो 15 आएगा। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हम जनरली करते क्या हैं, सिर्फ ये समझ लो, मान लो कि ये एक बोझ की तरह है, तो हर एक वैल्यू से हम बोझ को उतार देते हैं, वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में फिर वो बोझ जो हमने उतारा था उसे फिर चढ़ा देते हैं। यानी हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो ऐड कर देते हैं, और अगर डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा मीन का स्पेशलिटी है। तो हमारा 15 आ गया एक्स बार का वैल्यू, तो हम 6 - 15 करेंगे -9, इससे करेंगे तो -7, ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसका स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर करेंगे, -9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 49, तो ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारे के स्क्वायर को हमने जोड़ा तो 330 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था सिग्मा स्क्वायर का 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और यहाँ ये रन करता था i = 1 to n तक। तो हमारा n तो 10 है और ये हमारा सम आया है 330। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा आएगा 33, और जब हम इसे सिग्मा निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो आ जाएगा √33, यानी कि 5 पॉइंट सम वैल्यू लाइक 7 और 8 ऐसा कुछ। तो देखो, तो ये हमारा ऐसे हमने मीन निकाल लिया, ये हमारा वेरिएंस हो गया और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया √33। तो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा हमने ऊपर भी देखा था, पहले अनग्रुप डेटा का, फिर ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में देखते हैं, अगर हमें एक्स आई इस तरह से गिवन हो और उसका एफ आई फ्रीक्वेंसी गिवन हो कि कितनी बार रिपीट किया x1 f1 बार, x2 f2 बार, तो इन दिस केस जो हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला ये होगा सेम, बस यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई हो जा रहा है। देखो आपने किया क्या था इससे पहले, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है कि एक्स आई जो है वो रिपीट कर रहा है। मान लो कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, तो मान लो कि मुझे निकालना है x1 और x2, इसका निकालना है, अगर मान लो यही वेरिएंस,
तो मैं क्या करूँगा, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने 2 बार लिखा, इससे बेटर मैं इसे 2 टाइम्स भी तो लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे। तो अब देखो ये जो 2 है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस x1 का, कितने बार आया तो देखो यही fi से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसे हम सम कर देंगे डिवाइड बाय n और रूट लगा देंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सेम है, इसे मैं आपको बताता हूँ। देखो xi लिखा गया, fi लिखा गया, fi का सम निकाल लिया गया, fi xi निकाला गया मीन के लिए। तो fi xi क्योंकि ऑलरेडी हमारे डेटा बहुत ही छोटे छोटे थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया 420 डिवाइडेड बाय 30। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा आ गया, सॉरी 420 बाई 30, ये हम ऐसे करेंगे तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। तो 14 आ गया हमारा वैल्यू। तो हम जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 14 यानी ये वाला वैल्यू तो -10, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया इसका स्क्वायर करके, और फिर हमें fi टाइम्स ज़रूरत था तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया था 300। फिर ये आ जाएगा 36 इंटू 5 ये 180। फिर हमने इसका सबका सम कर लिया तो आ गया 1374। तो अब अगर हमारा इतना वैल्यूज़ आ गया, n हमें पता है, n है हमारा 30, ये हमारा 420, ये हमारा 1374। अब हम मीन निकाल लेंगे तो मीन 14 आ गया, वेरिएंस हम निकाल लेंगे। तो वेरिएंस के लिए 1/n, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1374 को, तो 137/4/30 तो 45.8। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें रूट लेना है तो हमने रूट ले लिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका निकालेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये क्या होगा, द गिवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिप्लेसिंग ईच क्लास बाय इट्स मिड पॉइंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम काम जो हम करते थे, हमें xi का ज़रूरत है। अगर हमारा इंटरवल दिया हुआ 0 से 10 तक तो हम इसका xi ले लेंगे 5। अगर हमारा 10 से 20 दिया हुआ तो इसका हम ले लेंगे xi 15। तो ऐसे हम लेंगे वैल्यूज़। तो देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कैलकुलेटेड बाय द टेक्निक अडॉप्ट इन द केस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखते हैं, इफ़ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n क्लासेस, ईच क्लास डिफाइंड बाय इट्स मिड पॉइंट xi विद द फ्रीक्वेंसी fi, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला दिस। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे सेम। तो अब निकालते हैं। और अनदर मेथड क्या है ये निकालने का, तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये मैं आपको प्रूफ बताता हूँ इसका, मतलब इसमें जनरली हम करेंगे क्या कि एक नया फार्मूला डेराइव करेंगे, ये वाला। इस फार्मूला से हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमें xi माइनस एक्स बार नहीं निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कहीं पे इसका ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, xi स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसको fi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और fi xi तो मीन के लिए निकालेंगे ही। तो इससे हमारा ये बेनिफिट होगा। तो इसको हम डेराइव करते हैं इस फॉर्मूला को। देखो तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम वेरिएशंस क्या जानते हैं, वेरिएंस जो हम जानते हैं वो होता है 1/n fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया fi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये आ गया 1/n। अब हम ये इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये क्या हो जाएगा xi स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार xi। अब हमने क्या किया, fi और समीशन को ब्रेक कर दिया सबके साथ, इसके साथ भी लिख दिया तो fi xi का होल स्क्वायर, फिर इसके साथ भी लिख दिया ये वाले के साथ तो fi एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे, फिर ये इसके साथ लिख दिया तो fi टाइम्स 2 एक्स बार xi ऐसे लिख दिया। अब ये 1/n तो बाहर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है हमारा एक्स बार, ये तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि हमारा मीन अगर इस डेटा का आएगा तो वो एक फिक्स वैल्यू होगा, तो सबके लिए कॉमन होगा, तो ये हमने बाहर लिख दिया। फिर ये 2 एक्स बार ये हमने बाहर लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या ओवरऑल, अब हम क्या कर सकते हैं कि अंदर में जो वैल्यूज़ था, अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ये समेशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का सम, तो ये तो हमारे कैपिटल N का वैल्यू है। फिर ये समेशन fi xi, तो अब देखोगे कि जब हम मीन निकालते थे एक्स बार तो हम क्या लिखते थे, समेशन ऑफ xi fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi यानी कि n। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग n टाइम्स एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो वही हमने रिप्लेस कर दिया, इसे हम रिप्लेस कर दिया n एक्स बार से और इसे हमने रिप्लेस कर दिया n से, बस यही चीज़ लिखा गया है। तो अब इससे होगा क्या ओवरऑल, अगर हम 1/n को अंदर लेके जाएं तो 1/n टाइम्स दिस, 1/n जब इससे मल्टीप्लाई होता है ये एक्स बार का स्क्वायर, फिर माइनस जब ये इससे कटेगा तो ये n कट गया, 2 एक्स बार का होल स्क्वायर, जब ये इससे जाएगा तो माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा ये 1/n। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं ओवरऑल,
कि हमारा जो सिग्मा स्क्वायर आएगा वो आएगा 1/n टाइम्स ये वाला वैल्यू, तो ये हमने लिख दिया, फिर माइनस प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो एक्स बार का स्क्वायर का हमें वैल्यू पता है। एक्स बार हमारा मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, देखो यहाँ पे कर क्या रहा है कि यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो 1/n स्क्वायर, यहाँ पे 1/n है, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 1/n स्क्वायर बाहर होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हो 1/n स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो n से, तो n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो n टाइम्स दिस, और यहाँ पे ये वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे, तो ये n स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। तो इसे भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूला भी बहुत ईजी है। बेसिकली ये क्या है, 1/n n टाइम्स समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब एक बार हमें करना है एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, इसका समेशन n टाइम्स, फिर एक बार माइनस करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर ऐसे, और पूरे में 1/n लगा देना है और रूट अंडर ले लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस निकालना है सिग्मा स्क्वायर, तो सिर्फ ये रहेगा 1/n स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू है ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये हमारा क्लास इंटरवल सबका हमने बीच का वैल्यू ले लिया, तो एक्स आई आ गया हमारा 35 45, इन दोनों का बीच का वैल्यू। फिर हम दोनों सबको सम करके बाई 2 भी कर सकते हैं, 90/2 45 60 प्लस 50/2 यानी 55 ऐसे। फिर फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, हमारा कैपिटल एन आ गया। हमें ज़रूरत पड़ेगा एफ आई एक्स आई का, तो हमने एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, तो ये एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया कि हम एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो जस्ट इसी से मल्टीप्लाई करके, यानी 35 इंटू 3 7 इंटू 45 ये निकल गया। फिर ये सब हमने वैल्यू इसीलिए कैलकुलेट किया कि हम चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ से, और दोनों तरह से, यानी कि हम एफ आई एक्स आई का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे निकाला गया पहले फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हम एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देन फिर ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी, सॉरी ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इससे ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो लगाया गया है। तो सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन है। अब देखोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वही वैल्यूज़ है, ये जो हमारा वैल्यू आया इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गया, रूट अंडर लगा दिया। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, और ये वाला उस तरह से सॉल्व किया गया है जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा। एक्स आई ये पता है, एफ आई पता है, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया, एक्स आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया गया, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, इससे 7 9 63 एंड ऑल, इसका सबका वैल्यू लिख दिया गया। हमने भी पढ़ा क्या था फॉर्मूला n टाइम्स, n हमारा क्या आया 614, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये वाला आप जब सम करोगे तो जो इसका वैल्यू आएगा ये n48 आएगा, ये एक्चुअली 614 यहाँ पे होगा। तो n का वैल्यू 48 आ गया। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जब हमने निकाला तो 9652 ये आ गया। एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, एफ आई एक्स आई आया हमारा 614 का होल स्क्वायर, बस हमने सॉल्व कर दिया इसे। तो सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आया ये हो गया हमारा 6.12, यानी कि यार आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम इसका शॉर्टकट मेथड सीखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो समटाइम्स द वैल्यूज ऑफ एक्स आई इन द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और द मिड पॉइंट एक्स आई ऑफ द डिफरेंट क्लासेस इन द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस आर लार्ज एंड so the calculation of the mean and the variance becomes tedious time consuming. By the step deviation method it is possible to simplify the procedure. तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसके मीन वेरिएंस वगैरह को निकालने के लिए हम और इजी मेथड सीखेंगे यहाँ पे। तो लेट अस अज्यूम मीन द ए बी द स्केल बी reduced to 1/h टाइम्स। यहाँ पे h क्या है, h being the width of the class interval. लेट द स्टेप डेविएशन ऑफ द न्यू वैल्यू बी वाई। तो जो हम उसमें करते थे डी निकालते थे मीन मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड से जो हम डी निकालते थे, हम एक्स आई में से ए माइनस करते थे और बाई एच, सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वाई आई आ जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो यहाँ पे एक्स आई कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो एच टाइम्स वाई आई, और ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स आई का वैल्यू। तो हमारा जो एक्स बार होता है यानी कि मीन जो होता है हमें पता है एफ आई एक्स आई बाई एन होता है। तो एक्स आई हमें तो एक्स बार हमारा कितना हो जाएगा, एक्स आई की जगह पे हमारा क्या आ गया वैल्यू ए प्लस एच वाई आई, हमने पुट कर दिया यहाँ पे।
समीशन, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a टाइम्स एफ आई, फिर ये h, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या किया, इसे जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 1/n, फिर ये a कांस्टेंट वैल्यू, तो इसे हमने बाहर कर लिया, फिर ये वैल्यू ऐसा लिखा गया, फिर क्या हो जाएगा, अब हमें पता है समीशन एफ आई का वैल्यू n होता है, तो ये n/n कट गया तो सिर्फ a बचा, a प्लस, अब ये h हमने बाहर कर लिया था और ये समीशन एफ वाई आई, तो हमें पता है कि समीशन ऑफ एफ वाई आई जो होगा ये y का मीन, मतलब अगर हम इसे n से अगर डिवाइड कर दिए y का मीन आएगा तो y बार हमने लिख दिया और ये h बाहर, क्योंकि ये मीन का ही तो फार्मूला होता है। जब हम इसे ऐसे लिखते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, तो ये क्या हो जाता है मीन ऑफ, समीशन ऑफ एफ आई, तो ये आ जाता है x बार आ जाता है मीन ऑफ x, तो वैसे यहाँ पे y है तो ये y का मीन आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस एच वाई बार, मतलब जो मीन आएगा हमारा वो जस्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने हर एक y में क्या किया था, इसे डिवाइड किया था h से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिफरेंस किया था तो प्लस a कर देंगे। तो देखो, और हमारा वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक्स आई की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाला था ऊपर से और एक्स बार की जगह पे वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/n, तो क्या करेंगे, जस्ट 1/n समेशन एफ आई, अब एक्स आई हमने क्या निकाला था ऊपर से, ये देखो, ये एक्स आई हमने क्या निकाला, a प्लस एच टाइम्स वाई आई, ये वाला इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पुट करके, तो देखो यहाँ से क्या होगा, एफ आई टाइम्स, अब ये वैल्यू क्या है हमारा, तो अब यहाँ पे हमारा x, अब हमें पुट करना है एक्स आई, तो एक्स आई हमने क्या निकाला था, a प्लस एच टाइम्स वाई आई और माइनस एक्स बार हमने निकाला a प्लस एच वाई बार, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस a माइनस एच वाई बार पूरा का होल स्क्वायर, तो अब देखो ये प्लस a से माइनस a कट जाएगा, ये h यहाँ से h बाहर निकल जाएगा, तो इसे लिखते हैं, तो जैसे ये h बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये h स्क्वायर को हम बाहर लिख देंगे, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, एफ आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो फार्मूला हो जाएगा, अगर हम वेरिएंस के लिए फार्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं n से, बट यहाँ पे y है तो इसका मतलब ये y का मीन वेरिएंस आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल वाई आई, और उसे h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे h स्क्वायर क्या है, क्लास इंटरवल, मतलब जो क्लास इंटरवल का जो लेंथ है, विड्थ है, वो है, तो इसका मतलब a से ये इंडिपेंडेंट है, वेरिएशंस a पे डिपेंड नहीं कर रहा है, a हम जो भी लें, मतलब यहाँ पे लास्ट में ऐड भी नहीं करना पड़ रहा है उसे, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसे अगर हम शॉर्टकटली लिखें तो x के अराउंड जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा एच स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और अगर हम सिग्मा निकाले सिर्फ सिग्मा एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो वो आ जाएगा एच सिग्मा वाई, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब देखो, तो फ्रॉम द इक्वेशन 3 और 4 हम क्या देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स जो होगा वो हो जाएगा h/n, ये अब हम h/n ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि सिग्मा एक्स बराबर क्या है, h सिग्मा वाई, और ये सिग्मा वाई क्या आएगा, तो सिग्मा वाई का वैल्यू हमने डायरेक्ट मीन डेविएशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो हमने लिख दिया 1/n n टाइम्स समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का होल एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह पर हमने वाई रिप्लेस कर दिया, तो ये जस्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसी के बेस पे जो हमने ऊपर पढ़ा उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे पहले हमने क्या किया कि ये क्लास इंटरवल लिया, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फिर मिड पॉइंट निकाल लिया, वाई आई जैसे हम जो काम हम सेम करते थे स्टेप डेविएशन मेथड से वैसे हमने यहाँ पे किया, कोई बीच का वैल्यू ले लिया, जैसे 65 माइनस करके 10 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गया हमारा, हमें वाई आई स्क्वायर का ज़रूरत पड़ेगा तो हमने इसका स्क्वायर करके वैल्यूज़ लिख दिए, फिर एफ आई वाई आई का ज़रूरत पड़ेगा, ये एफ आई को वाई आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और एफ आई वाई आई स्क्वायर का ज़रूरत पड़ेगा तो ये वाई आई स्क्वायर और ये वाई आई स्क्वायर और ये एफ आई, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 जब 27 7 माइनस, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप ये इससे 7 4 जब 28, तो ये सारा वैल्यूज़ हमने लिख दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए सबका। अब हमें पता है फार्मूला, बस हम फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, ये वाला यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3-4 फार्मूलाज देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। आप इसे अच्छे से रिवाइज करना और क्वेश्चंस बनाना बहुत ही ईजी है, मतलब कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप 10 क्वेश्चंस को ट्राई करना। यहाँ पे अगेन फिर यही काम करना है, क्लास इंटरवल में 32.5 माइनस करना है और 0.5 आगे बढ़ना है 36.5 से 40.5। तो ऐसे वैल्यूज़ हमारा सेट होता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आप ये 10 क्वेश्चंस बनाना, फिर हम इस 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा। जैसे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इसे आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट 10 मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 एंड ऑल 30 तक। तो ये होगा हमारा 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि इसका मीन निकालना है। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे? सबका सम करके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा। फिर हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए भी आपको फार्मूला पता ही है, xi माइनस एक्स बार। तो इसका जो मीन आएगा उसे आप क्या करोगे? xi माइनस एक्स बार का मतलब fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके समेशन लगा दोगे, डिवाइडेड बाय n से डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ पे आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर सम निकालना हो इसका 3 + 6 + 9, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत आपको ज़्यादा ऐड करना होगा। तो अब क्या करो, 3 बाहर निकालो सब में से। इसको लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, तो 3 बाहर निकलेगा तो 1। इसको लिख सकते हैं 3 × 2, 3 बाहर निकलेगा तो 2। इसे लिख सकते हैं 10 × 3, तो 3 बाहर निकलेगा तो 10। तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी AP में पढ़ा है कि 1 + 2 + ... 10 तक होती। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 10 है। तो ये 3 मैंने बाहर जो था ऑलरेडी मैंने वही टर्म लिखा है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 10n डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में 11, मतलब 10। तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो 3 × 5 × 11, तो यानी 55, और × 3 यानी कि 165। तो ये हो जाएगा हमारा इसका, अगर हमें समीशन निकालना हो तो समीशन आ जाएगा हमारा 165। फिर उसके बाद जो हमें निकालना है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 16.5 आएगा नॉल। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और ये 10 क्वेश्चन आप बना लोगे खुद से। सो ठीक है, आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। इसके बाद मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करेंगे हम, तो ये सब हम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल। ये जो लिखा हुआ है CV, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या होता है, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली हम नेक्स्ट अपने वीडियो में 15.3 कवर करेंगे, और फिर उसके बाद आप मिसलेनियस एग्जांपल्स बनाओगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल पूरा बनाने के बाद देन फिर हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है इसका NCERT का, फिर हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स।